हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी लास्ट वीडियोस को देखा होगा और उनमें कमेंट्स भी किए होंगे और आगे तक भी शेयर किया होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन लोगों तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीसी जनरेटर है। इसके अंदर हम डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी या पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर में तब्दील करती है। अगर जनरेटर से हासिल होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर डीसी हो तो ऐसे जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं। ये बात काबिल गौर है और ज़हन नशीन रखनी है कि बनावट के लिहाज से मोटर और जनरेटर में सिवाय पावर के बहाव के सिमत और कोई फ़र्क नहीं होता। जनरेटर एक किस्म की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। एनर्जी में होने वाली इस तब्दीली की बुनियाद डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF के उसूल पर होती है। इस उसूल के मुताबिक जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कता करता है उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होती है और कंडक्टर इस फील्ड में मुतहरिक होता है। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत इस कंडक्टर में डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाती है। अगर कंडक्टर सर्किट क्लोज हो तो इस पैदाशुदा EMF के नतीजे में कंडक्टर में करंट का बहाव जारी हो जाता है। याद रहे कि हर जनरेटर उसी उसूल के तहत काम करता है। बस एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर मदरजा झेल बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1, नंबर 2 कंडक्टर या कंडक्टर्स जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देकर या मैग्नेटिक फील्ड में घुमाकर फ्लक्स को कता किया जाता है। हम जानते हैं कि जनरेटर के आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करके मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। इस तरह जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। जनरेटर के आर्मेचर को किसी बैरूनी ज़राए या प्राइम मूवर मसलन वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन या डीजल इंजन वगैरह से मैकेनिकल पावर फराहम की जाती है। आर्मेचर की स्लॉट्स में चूँकि आर्मेचर वाइंडिंग होती हैं यानी आर्मेचर में कंडक्टर्स मौजूद होते हैं, इसलिए प्राइम मूवर के ज़रिए आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड में गर्दिश करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है। इससे आर्मेचर वाइंडिंग में EMF प्रोड्यूस होती है जो कम्यूटेटर के ज़रिए बैरूनी सर्किट को सप्लाई की जाती है। याद रहे कि हर जनरेटर में AC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसको आर्मेचर के एक सिरे पर लगे हुए कम्यूटेटर के ज़रिए DC में तब्दील करके कार्बन ब्रशेस के ज़रिए बैरूनी सर्किट को फराहम किया जाता है। अगर कम्यूटेटर की बजाय स्लिप रिंग्स इस्तेमाल किए जाएं तो जनरेटर के आर्मेचर से बराह रास्त AC इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल की जा सकती है। DC और AC जनरेटर में यही बुनियादी फ़र्क होता है कि DC जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के हर सिरे का कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाता है जहां से कार्बन ब्रशेस के ज़रिए DC सप्लाई हासिल की जाती है। वाइंडिंग के तमाम सीरीज़ कॉइलों के सिरों को कम्यूटेटर के साथ इस तरतीब से जोड़ा जाता है कि मुस्बत निस्फ साइकिल के दौरान एक ब्रश को और मनफी निस्फ साइकिल के दौरान दूसरे ब्रश को DC सप्लाई मिलती है। इस तरह बैरूनी सर्किट को मुसलसल DC सप्लाई मिलती रहती है, जबकि अल्टरनेटर या AC जनरेटर में तमाम स्लिप रिंग से बैरूनी सर्किट को हमेशा AC सप्लाई मिलती रहती है। इसके अलावा DC जनरेटर में फील्ड साकिन होती है और आर्मेचर गर्दिश करता है, जबकि AC जनरेटर में आर्मेचर साकिन होता है और फील्ड घूमती है। जनरेटर के मैग्नेटिक पोल्स की तादाद हमेशा इवन होती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती है और इनकी तादाद का इन्हिसार आर्मेचर के साइज़ पर होता है। अगर एक कंडक्टर 1 सेकंड के अंदर 10⁸ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कता करे तो इस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर पैदा होता है। चुनांचे किसी भी जनरेटर में पैदा होने वाले बरकी दबाव या वोल्टेज का इन्हिसार जनरेटर की रफ्तार, आर्मेचर वाइंडिंग की किस्म और मकनातीसी लाइन्स ऑफ फोर्सेस की तादाद पर होता है। अब हम आते हैं एलिमेंट्री DC जनरेटर के बारे में, मतलब बुनियादी DC जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि एक रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल में अल्टरनेटिंग जो सिमत और मिकदार में तब्दील होती है EMF प्रोड्यूस होती है। जब इस कॉइल या लूप को स्लिप रिंग्स के ज़रिए किसी बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ा जाता है तो बैरूनी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट का बहाव जारी हो जाता है। अगर डायरेक्ट करंट जो हमेशा एक ही सिमत में बहती है दरकार हो तो स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
ताहम कॉइल में पैदाशुदा अल्टरनेटिंग करंट को बैरूनी सर्किट के लिए डायरेक्ट करंट में तब्दील किया जा सकता है। यह मकसद 2 अदद स्लिप रिंग्स के बजाय एक सिंगल स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। स्प्लिट रिंग एक कंडक्टिंग सिलेंडर का बना होता है जिसे दरमियान से काटकर 2 निस्फ हिस्सों या 2 सेगमेंट्स में तब्दील कर दिया जाता है। 2 सेगमेंट माइका के एक बारीक तह या किसी दूसरे इंसुलेटिंग मटेरियल के ज़रिए आपस में और शाफ्ट से इंसुलेट होते हैं और ये दोनों हिस्से एक सादा कम्यूटेटर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आर्मेचर कॉइल के हर सिरे एंड को एक सेगमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। कम्यूटेटर का काम बैरूनी सर्किट के लिए आर्मेचर कॉइल के कनेक्शंस को एन उस लम्हा पर रिवर्स करना होता है जब आर्मेचर कॉइल में करंट की सिमत उलट होती है। इस अमल की मज़ीद वज़ाहत मदद झैल है। जब आर्मेचर कॉइल अपने मरकज़ O' पर दोनों पोलों की पैदा करदा एक यकसा मैग्नेटिक फील्ड में क्लॉकवाइज सिमत में घूम रहा होता है तो कॉइल साइड में A से B की तरफ और C से D की तरफ EMF प्रोड्यूस हो जाती है। 2 ब्रशेस के पैरेलल लगे हुए लैंप्स के ज़रिए सर्किट मुकम्मल होता है। पैदाशुदा EMF के नतीजे में करंट सेगमेंट C से ऊपर वाले ब्रश के ज़रिए लैंप की तरफ बहती है। लैंप से करंट गुजरकर नीचे वाली ब्रश के रास्ते सेगमेंट F पर पहुंचती है। यहाँ से करंट के तीर के निशानात की सिमत में आर्मेचर कॉइल में दाखिल होकर अपना सर्किट मुकम्मल करती है। जब कॉइल न्यूट्रल प्लेन में 90 डिग्री तक घूम जाता है तो पैदाशुदा EMF और करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इस लम्हा पर ब्रशेस दोनों सेगमेंट्स के साथ छू रहे होते हैं, यानी जब कंडक्टर न्यूट्रल जोन में होते हैं तो दोनों ब्रश स्प्लिट रिंग के इंसुलेशन वाले हिस्से पर आ जाते हैं। उस वक्त EMF की वैल्यू 0 हो जाती है। याद रहे कि कॉइल की गर्दिश के साथ साथ सेगमेंट भी गर्दिश करते हैं, मगर ब्रशेस साकिन रहते हैं। जो ही कॉइल न्यूट्रल प्लेन से गुजरकर मज़ीद 90 डिग्री आगे या शक्ल दिखाई गई पोजीशन की निस्बत 180 डिग्री तक हरकत करता है तो EMF पैदा होती है जिसकी सिमत A से B की तरफ और C से D की तरफ होती है। जैसा कि ज़ाहिर है, ऊपर वाला ब्रश सेगमेंट F के साथ कांटेक्ट करता है, ये ब्रश सेगमेंट E के साथ कांटेक्ट करता है और नीचे वाला ब्रश सेगमेंट E के साथ कांटेक्ट करता है। अगर इन दोनों का हम मुआवजा करें तो ये बात मालूम होती है कि आर्मेचर कॉइल में बहने वाली करंट की सिमत तब्दील हो चुकी है। ये ऊपर वाले ब्रश से लैंप के रास्ते नीचे वाले ब्रश की तरफ बहती है। दूसरे अल्फाज में इन दोनों शक्लों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बात साबित होती है कि दोनों सूरतों में करंट के भाव की सिमत बैरूनी सर्किट के लिहाज से सेम है। कॉइल को अगर मज़ीद 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए तो पैदाशुदा EMF और करंट 0 हो जाती है। अगरचे लैंप में से गुजरने वाली करंट की सिमत हमेशा यकसा रहती है, मगर ये करंट पल्सेटिंग होती है, यानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, क्योंकि आर्मेचर कॉइल में पैदा होने वाली EMF जो ब्रशेस को फराहम की जाती है 0 से अपनी इंतहाई मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचकर 0 हो जाती है और एक चक्कर में ऐसा 2 मरतबा होता है, यानी हर साइकिल में 2 दफ़ा EMF 0 होती है। ब्रश वोल्टेज में होने वाली तब्दीली को शक्ल में भी दिखाया गया है। एक सिंगल कॉइल जनरेटर के ज़रिए पैदा होने वाली इस किस्म की पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट अक्सर कमर्शियल इस्तेमालात के लिए मुनासिब नहीं होती। ताहम कॉइल की तादाद और कम्यूटेटर सेगमेंट की तादाद को बढ़ाकर ब्रश वोल्टेज को अमली लिहाज से मुस्तकिल बनाया जा सकता है। एक सिंगल टर्न आर्मेचर कॉइल से पैदा होने वाले वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होती है। इस वजह से कमर्शियल जनरेटर में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉइल मुतअद्दिद सीरीज़ टर्नों पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह किसी कॉइल में पाई जाने वाली टर्नों की तादाद में इजाफा करने से पैदा होने वाली EMF की मिकदार में इजाफा किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जो कि DC जनरेटर्स के ऊपर थी अच्छे से समझ आई होगी और आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और आगे तक लाजमी शेयर करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया उसमें DC जनरेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि DC जनरेटर होता क्या है, जनरेटर में एनर्जी मशीन से किस तरह मुख्तलिफ होती है, और फिर उसके हमने अंदर ये देखा कि उसका क्या इंटरनल मेकनिज़म है। फिर उसके अंदर DC जनरेटर के अंदर हमने ये देखा कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर हमने साइन वेव या वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि DC जनरेटर में कैसे करंट प्रोड्यूस होता है।
और स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए।